दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज भी हम क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा अगर हम एग्जाम की बात करें DSSB स्पेशल एजुकेशन एग्जाम के लिए, तो दोस्तों सेक्शन बी में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं। बाकी अब तक हम 260 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं और 260 प्रश्नों में भी हमने क्या बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर बात की है, जिसमें हमने एजुकेशन साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, स्पेशल एजुकेशन से सारा हमने रिलेटेड कराया है आपको। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड से भी रिलेटेड कराया जा रहा है और डिसेबिलिटी से भी रिलेटेड किया जा रहा है। तो आज भी कुछ मिक्सअप है उन्हीं क्वेश्चनों का। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। 261 देखिए, सबसे पहले तक के कारक कितने प्रकार के होते हैं। तक के कारक क्या है दोस्तों? तक के कारक क्लाउडिंग फैक्टर, तक के कारक कुछ प्रोटीन्स हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं प्रोटीन्स का समूह है जो शरीर में रक्त स्राव को नियंत्रण करने का कार्य करती है, ठीक है। तो दोस्तों तक के कारक क्लाउडिंग फैक्टर 13 प्रकार के होते हैं। जैसे क्लाउडिंग फैक्टर्स जाना जाता है या कहते हैं तो वे 13 प्रकार के होते हैं और ये प्रोटीन्स है कुछ एक, जिसमें क्या होता है हमारे शरीर में जो रक्त स्राव होता रहता है किसी भी चोट लगने के बाद, चाहे वो आंतरिक रूप से हो या शरीर में बाह्य रूप से हो, वह नहीं रुकता है। तो वो क्यों नहीं रुकता है? तक के कारक की कमी से नहीं रुकता है, यानी क्लाउडिंग फैक्टर में प्रोटीन की कमी से रक्त स्राव पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसी स्थिति को हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया सुना होगा आपने, ठीक है। हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त स्राव पर नियंत्रण नहीं रहता। वो किसके कारण नहीं रहता? तक के कारक यानी क्लाउडिंग फैक्टर प्रोटीन की कमी से रक्त स्राव पर नियंत्रण नहीं रहता और रक्त एक असामान्य स्थिति में बहता रहता है व्यक्ति का, ठीक है। तो दोस्तों उसे हीमोफीलिया कहते हैं। तो ये 13 प्रकार के होते हैं, जिसमें क्या है 13 प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और प्रत्येक कारक एक अपना अलग कार्य करता है। जैसे हीमोफीलिया दोस्तों 3 प्रकार का है, A B C, इसके 3 टाइप्स है हीमोफीलिया A, हीमोफीलिया B, हीमोफीलिया C। तो दोस्तों इसमें जैसे अगर हम एक ही बात करें तो A होता है क्लाउडिंग फैक्टर तक के कारक नंबर 8 से, ठीक है, 8 के कारण होता है ये, ठीक है। और ये B होता है 9 के कारण, ठीक है, और C होता है 11 के कारण, ठीक है। तो दोस्तों ये जो कारक, ये टाइप्स जो होते हैं उसके वो कारक के ऊपर डिपेंड है इसके, यानी कि कारक की असामान्यता या प्रोटीन की कमी से होने वाले हीमोफीलिया A, हीमोफीलिया B, हीमोफीलिया C, ठीक है। तो ये 13 प्रकार के, इसी प्रकार से 13 प्रकार के ही क्लाउडिंग फैक्टर पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि तक के कारक जिसे कहा जा रहा है, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं ये जो शरीर में रक्त स्राव से नियंत्रण करते हैं। मतलब एक ये समझ लीजिए आप, रक्त को जमाने का काम करते हैं। यानी कि जब तक, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा कहीं चोट लग जाती है, ब्लड आता है वो बहुत देर तक, लेकिन जब उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है दोस्तों, वह ब्लड जम जाता है, यानी कि बहना बंद कर देता है। तो जो रक्त बहना बंद होता है वो क्लाउडिंग फैक्टर की वजह से होता है। अगर क्लाउडिंग फैक्टर प्रोटीन में किसी भी प्रकार की कमी होगी तो क्या होगा, उसमें वह रक्त जमेगा नहीं, यानी कि उसका रक्त स्राव होता ही रहेगा, ब्लीडिंग लगातार होती रहेगी अगर आपकी क्लाउडिंग फैक्टर प्रोटीन्स में किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो, ठीक है। तो रक्त स्राव जो नियंत्रण करता है वे तक के कारक करते हैं, यानी कि प्रोटीन करते हैं, और क्लाउडिंग फैक्टर करते हैं। इसे क्लाउडिंग फैक्टर कहा जाता है तक के कारक को, ठीक है दोस्तों। तो ये 13 प्रकार के होते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट 262, ग्लूकोमा की स्थिति कौन से बालकों में पाई जाती है। अब ग्लूकोमा क्या है, ये हमने क्वेश्चन शायद तीसरी बार कर रहे हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखिए इसका पूछने का हर बार में एक तरीका बदल जाता है। अब ग्लूकोमा क्या है, ग्लूकोमा नेत्र विकारों का समूह है। अगर हम बात करें तो ग्लूकोमा जो है नेत्र विकारों का समूह है, जिसमें नेत्र के ऑप्टिक नसों को प्रभावित करता है और जो आंखों से मस्तिष्क तक सूचना पहुंचती है उस सूचना को क्षतिग्रस्त कर देता है, और ये दृष्टिबाधित बच्चों में पाया जाता है या दृष्टिबाधित बालकों में पाया जाता है। दृष्टिबाधित बालकों में, ठीक है, दृष्टिबाधित बालकों में पाया जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये क्या कर देता है,
नेत्र यानी कि ऑप्टिक नसों को प्रभावित करने के बाद जो हमारी आंखें मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती हैं। लाइक मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने कैमरा है, तो मुझे पता है ना, मेरी आंखों ने देखा, मुझे मैसेज किया, तो उस प्रक्रिया को क्षतिग्रस्त कर देता है। ठीक है, तो ये दृष्टि बाधित बालकों से संबंधित है, या ये समस्या स्थिति किसमें पाई जाती है? दृष्टि बाधित बच्चों में। उसके बाद देखिए 263, लियोन लेंसिंग ब्रेनसाइड वायरसों से होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? देखिए दोस्तों, इसमें आपसे वायरस का नाम दे दिया, स्थिति हटा दी, तो स्थिति तो सभी को, मेरे हिसाब से सबको पता होगा, इसका नहीं होगा तो ये किसी तीन में से एक तो पढ़ा ही होगा। जिसने फिजिकल डिसेबिलिटी अगर पढ़ी है, बार बार बोला जा रहा है दोस्तों कि फिजिकल डिसेबिलिटी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ऐसा मत सोचो डीएड में पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन आपको कहीं से भी एक शब्द उठाकर पूछ सकता है। तो दोस्तों देखिए, लियोन लेंसिंग ब्रेनसाइड पोलियो के वायरस है, ये पोलियो के, इससे संबंधित कौन सा? पोलियो। ठीक है, शारीरिक दिव्यांगता होती है वो किससे? लियोन लेंसिंग ब्रेनसाइड वायरसों से होने वाली स्थिति पोलियो कहलाती है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये तीनों पहले तो आप नोट कर लीजिए, हो सकता है पोलियो का वायरस, 3 वायरस किसी और स्थिति की कंडीशन के दे दें, एक पोलियो का दे दें, तो आप तीनों वायरसों को जल्दी से नोट कर लो, इनका नाम है लियोन लेंसिंग ब्रेनसाइड। ठीक है, तो आपको पूछ ले कि पोलियो का वायरस है या पोलियो को संक्रमित करता है, तो कौन सा वायरस करता है, तो इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए दोस्तों 264, शरीर स्थिति कितने प्रकार की होती है? अब ये क्वेश्चन कहां से आया? ये फिजिकल डिसेबिलिटी से आया, डीएड में सबने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से तो, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, कुछ पता नहीं है। तो शरीर स्थिति दोस्तों 2 प्रकार की होती है, एक होती है हमारी नॉर्मल यानी कि सामान्य, एक होती है असामान्य। असामान्य हम बात करेंगे अस्वस्थ, और सामान्य की बात करेंगे स्वस्थ। तो स्वस्थ स्थिति हमारी सक्रिय रहती है और अस्वस्थ स्थिति हमारी निष्क्रिय रहती है। तो शरीर स्थिति कितने प्रकार की होती है? सक्रिय और निष्क्रिय। ठीक, 2 प्रकार की होती है, सक्रिय निष्क्रिय। उसके बाद 265 देखिए, हाथ में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो 27। ठीक, उसके बाद देखिए मानव शरीर में गति के प्रकार। अब मानव शरीर में गति के प्रकार, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, गति अगर हम यहाँ बात करें मानव शरीर में गति के प्रकार, अगर एक तरीके से देखें तो सामान्य व्यक्ति में तो मेरे हिसाब से ऐच्छिक ही पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कभी कभी ऐसी घटना आ जाती है कि ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों प्रकार की स्थिति, जैसे अगर हम सीपी बच्चों की बात करें, जो हमारे शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे, जैसे कि सेरेब्रल पैलेसी वाले हो गए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले हो गए, ठीक है, तो देखिए उनमें क्या होता है दोस्तों, 2 प्रकार की गति पाई जाती है। ठीक है, वो कौन कौन सी है? एक तो होती है ऐच्छिक, ठीक है, दूसरी होती है अनैच्छिक। ठीक, यानी कि वॉलेंट्री, और दूसरी होती है इनवॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को हम कहते हैं क्लोनस जैसी गतियां, क्लोनस जैसे मूवमेंट हो जाते हैं। ठीक है, हो सकता है अनैच्छिक गति का एक उदाहरण पूछे तो क्लोनस बता देना उसमें। ठीक, उसके बाद देखिए 267, शिक्षा मनोविज्ञान किन क्षेत्रों में कार्य करती है? देखिए अब तक कितने सारे क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन क्या पता था इस तरीके का प्रश्न पूछ लेगा? बहुत ही इजी प्रश्न है, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी इसके बारे में नहीं सोचा। हम सोचेंगे बालक के क्षेत्र में करती है, बाल विकास के क्षेत्र में करती है, शिक्षा के क्षेत्र में करती है। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान किन क्षेत्रों में कार्य करती है, तो इसके 3 या 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है दोस्तों, ये करती है विकास के क्षेत्र में। ठीक है, अब विकास कोई भी हो सकता है, चाहे बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, विकास सीखने में करती है, सीखने के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, उसके बाद मापन के क्षेत्र में, ठीक, उसके बाद मूल्यांकन के क्षेत्र में, मूल्यांकन। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान किन किन क्षेत्रों में कार्य करती है? विकास के क्षेत्रों में, सीखने के क्षेत्र में, मापन के क्षेत्रों में और मूल्यांकन के क्षेत्रों में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों 268, कंजक्टिवाइटिस क्या है? कंजक्टिवाइटिस क्या है?
दोस्तों ये एक सामान्य बीमारी है। अगर हम बात करें सामान्य बीमारी है जो एक बैक्टीरिया और वायरस से होती है, जिसमें क्या है हमारी नेत्र बहुत ज्यादा लाल हो जाती है और जिससे एक प्रकार का फ्लू हो जाता है आंख में, और जिसके कारण संक्रमण बढ़ जाने से व्यक्ति दृष्टिबाधित हो जाता है। ठीक है, यानी कि विजुअल इंपेयर्ड हो जाता है। तो कंजक्टिव एक क्या है, सामान्य बीमारी है और ये बैक्टीरिया और वायरस के कारण होती है। ठीक है, तो ये एक सामान्य बीमारी है, सामान्य बीमारी है जो बैक्टीरिया वायरस के कारण होती है और दृष्टि को प्रभावित करती है, दृष्टि को प्रभावित करती है। नोट कर लीजिए आप इसको। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, वह सामान्य बीमारी जो बैक्टीरिया वायरस के कारण बनती है या उत्पन्न होती है जो दृष्टि को प्रभावित करती है, तो वह कौन क्या है, कंजक्टिविटीज। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, ये शब्द नया सुनने को मिल रहा होगा आप लोगों को। देख लीजिए 269, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार क्या है। यानी कि वो पूछ रहे हैं कि अगर हम सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं, यानी कि कंटीन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं, उसके लिए तार्किक आधार क्या है, किस पर हम सोच विचार कर सकते हैं, क्या हमारा एक तार्किक आधार होगा, हमारा थिंकिंग का बेस क्या होगा सोचने समझने का। तो उसमें क्या होगा दोस्तों हमारा कि मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति। ठीक है, मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति, जिसके आधार पर हम क्या करेंगे, तार्किक करेंगे। ठीक है, तर्क करेंगे, किसके लिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 270, देखिए भाषा वातावरण एक उद्दीपक है, ये कथन है। ये प्रश्न इस तरीके से भी आता है, भाषा वातावरण में भाषा का उद्दीपक रहता है या उत्पन्न होता है। भाषा वातावरण एक उद्दीपक है, ये किसका कथन है या किसने कहा है, तो दोस्तों ये कहा है स्किनर ने। ठीक है, उसके बाद देखिए 271, संकलात्मक सलाह के आयोजन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो संकलात्मक आयोजन सलाह के आयोजन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आवश्यकताओं ऐसे कर सकते हैं, एवं व्यक्तित्व की विशेषताओं का अध्ययन। सभी तो कर सकते हैं हम, किसी भी संकलनात्मक सलाह के आयोजन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण। ठीक है, किसी का अध्ययन हो, किसी भी सलाह का आयोजन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी आवश्यकता एवं व्यक्तित्व की विशेषताओं का अध्ययन आना चाहिए या होना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए 272, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो ये किस बात का संकेत है। देखिए दोस्तों, जब किसी कार्य में अगर हम देखें, कोई भी कार्य चल रहा है और बार बार एक ही जैसी चीजें, अगर मैं आपको डेली एक ही प्रकार के क्वेश्चन कराऊं, कि आपको इंटरेस्ट आएगा, नहीं आएगा, कि भाई नहीं ये तो डेली एक ही जैसे क्वेश्चन कराते हैं, ऊबने लगते हैं हम। ठीक है, मतलब किसी चीज को बार बार करने से हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उस चीज को करने का मन नहीं करता है। तो वही चीज पूछी गई है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है, ये किस बात का संकेत है। देखिए, जब बच्चा कार्य करने उबले लगे, जब कोई व्यक्ति क्यों होता है, उससे बोरियत हो जाती है। बोरियत क्यों, एक ही जैसा कार्य है, एक ही जैसी शिक्षण प्रक्रिया, एक ही जैसी शिक्षण विधियां, एक ही जैसी शिक्षण तकनीकें, एक ही जैसी शिक्षण सामग्री, उसमें क्या होगा, बच्चा मानसिक रूप से और अभिरुचिपूर्ण अभिप्रेरित पूर्ण कार्य नहीं करेगा, यानी कि वह किसी भी इंटरेस्ट के साथ कार्य नहीं करेगा और ना ही मोटिवेट होगा उससे। तो वह क्या होगा, किस बात का संकेत है कि कार्य यांत्रिक रूप से बार बार
दोहराया जा रहा है या बार बार हो रहा है। तो वही चीज पूछ रहे हैं, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो ये किस बात का संकेत है, यानी कि कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों 273, समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो समाजशास्त्र का जनक हमारा ऑगस्ट कॉम्टे में, ये तो सबको पता होगा, बहुत ही कॉमन सा है, ऑगस्ट कॉम्टे, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों 274, सामाजिक परिवर्तन के अभिकरण कौन कौन से हैं। अब सामाजिक परिवर्तन यानी कि समाज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कैसे हो सकता है या किसके माध्यम से होता है, या सर्वप्रथम या मुख्य चीज अगर आप पूछे तो दोस्तों देखिए अभिकरण का मतलब होता है या एजेंसी, यानी कि सामाजिक परिवर्तन की एजेंसी कौन कौन सी है। देखिए सामाजिकरण का अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो बच्चों के जो विकास जब होता है, सामाजिक विकास, उसमें परिवर्तन लाया जाता है, उस प्रकार का बच्चे में सामाजिक विकास डेवलप किया जाता है। तो बच्चा सबसे पहले कहां पर सामाजिक विकास सीखता है या होता है बच्चे का सामाजिक विकास, तो वहीं से ले लीजिए। सामाजिक परिवर्तन के अभिकरण कौन कौन से हैं, तो पहला परिवार, दूसरा विद्यालय। पहला हो गया परिवार, दूसरा हो गया विद्यालय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों 275, ललित कलाओं तथा सौंदर्य शास्त्र को पाठ्यक्रम में उच्च वरीयता देने की बात कौन करता है। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, कौन सा शिक्षा शास्त्र, ठीक है, कौन सी शिक्षा या कौन सा दर्शन ललित कलाओं का सौंदर्य शास्त्र को पाठ्यक्रम में उच्च वरीयता देने की बात करता है। तो ललित कलाएं और सौंदर्य शास्त्र की बात की जाए तो बिना सोचे समझे आदर्शवाद पर लगा के आ जाना। ठीक है, आदर्शवाद कहता है ये बात, आदर्शवाद। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट है 276, समांतर खेल क्या है। समांतर खेल वह खेल है जब बच्चे अलग अलग रूप से खेला जाता है। तो समांतर खेल होते हैं अलग अलग खेलना, अलग अलग खेलना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है 277, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया। सामूहिक अचेतन, अब देखिए दोस्तों संप्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, यानी कि सामूहिक अचेतन किसने दिया है, तो ये दिया है युग ने। बहुत ही पुराने और जाने माने, फिर भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय, अवधारणा ना कि सिद्धांत, ध्यान रखना इस चीज को। 278 देखिए दोस्तों, समान वस्तुओं, घटनाओं अथवा लोगों का मानसिक समूहन करना क्या कहलाता है। समान वस्तु यानी कि एक जैसी वस्तुएं और घटनाओं अथवा लोगों का मानसिक समूहन करना। ठीक है, यानी कि किसी भी वस्तु को, किसी समान वस्तु को, किसी घटना को, यानी कि स्थिति में, एक स्थिति में समान वस्तु को अथवा लोगों का मानसिक समूहन। समूहन का मतलब हो गया कि अलग अलग ग्रुप में कर देना। ठीक है, क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, हम एक तरीके से उसकी अवधारणा पूर्ण कर रहे हैं। ठीक है, तो कहलाएगा हमारा संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों 279, हाइड्रोसेफेलिक की सक्षमता से संबंधित है। हाइड्रोसेफेलिक अगर नहीं पढ़ा है अभी तक तो दोस्तों एक काम कीजिए, मैंने डी.एड, आप प्लेलिस्ट में जाइए, डी.एड में आपको प्लेलिस्ट में पेपर 8 मिलेगा, या ऐसे जाइए प्लेलिस्ट में आप पेपर 8 सर्च कीजिए। पेपर 8 में आपको मिलेगा हाइड्रोसेफेलिस, माइक्रोसेफेलिस, क्रेटिनिज्म, बाकी और भी ज्यादा चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी उसमें। ठीक है, तो हाइड्रोसेफेलिस भी मैंने आपको डिटेल में करा रखा है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। माइक्रोसेफेलिस भी मैंने आपको करा रखा है। हाइड्रोसेफेलिस जिसे हम कहते हैं हिंदी में दोस्तों जल सीड्स, जल सीड्स भी कहा जाता है, सीड्स।
ठीक है, जल सीड्स हो सकता है हाइड्रोसेफेलिस लिखा हुआ ना मिले आपको, जल सीड्स लिखा हुआ मिल जाए एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखें हाइड्रोसेफेलिस की ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे के मस्तिष्क में सेरेब्रल फ्लूइड बढ़ जाता है और उसके कारण सिर का आकार जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है, और जो क्या है बच्चे के या छात्र के व्यक्ति के मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है। तो बच्चा उसके कारण क्या हो जाता है, बौद्धिक असक्षम हो जाता है। तो हाइड्रोसेफेलिस की सक्षमता से संबंधित है, बौद्धिक अक्षमता से संबंधित है, बौद्धिक अक्षमता से संबंधित है। ठीक है, और सेम माइक्रोसेफेलिस में व्यक्ति का सिर जो होता है छोटा होता है। उसके बाद देखिए 280 किस चिकित्सक ने सबसे पहले पोलियो को परिभाषित किया, तो कौन सा चिकित्सक है, ठीक है, जिसने पोलियो को परिभाषित किया है, तो मिशेल ने। ठीक है, आज भी 20 प्रश्न हमारे हो गए। बाकी इसमें आज भी मैंने ऐसे प्रश्न कराए हैं आपको जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, आप किसी और की भी क्लास देखिएगा, उसके बाद मेरे क्वेश्चन कंपेयर करना, आपको सिमिलरिटी कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगी। क्वेश्चन देखिए आप, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक एक कंडीशन को लेकर, एक एक डिसेबिलिटी को लेकर, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हुए चल रहे हैं। इसके बावजूद अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछने हैं, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। और दोस्तों टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन देखते रहिएगा। बाकी आप साइकोलॉजी पर भी थोड़ा फोकस करें। ठीक है, और भी जो मैं क्लासेस रह गई है मेरी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी की लेक्चर क्लास, वो भी जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और दूसरों को भी शेयर कर दो ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू सो मच।